हम अभी तक पढ़ रहे थे HTML। ठीक है, HTML के बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट भी बना लिए। इस पे भी डाल दिया मैंने प्रोजेक्ट, कि आप इस पर जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो इधर भी मैंने ये सब चीज़ें डाल रखी हैं। ओके, तो अब चलते हैं अपने CSS पे। अब आप सोचेंगे कि ये CSS किस खेत की मूली है। ठीक है, CSS किसी खेत की मूली नहीं है। ये, सॉरी, देखो, CSS जो होता है ना, वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब वो आपकी ऐसे मदद करेगा जिसकी वजह से आप जो HTML में आप स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो उसको स्टाइल देता है। जैसे कि उसमें रंग देगा, उसको बताएगा कि आप किधर खड़े हो, किधर जाओ, कैसे मूव करो, मतलब पूरी तरीके से स्टाइल देगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो। जैसे HTML बताया था ना, किसी भी बिल्डिंग जब बनती है तो सबसे पहले उसमें पिलर्स लगते हैं, उसके ईंट लगते हैं, सीमेंट लगता है। ठीक है, वो सारे हो गए हमारे HTML। लेकिन जब ये सब स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद, जब उसमें प्लास्टर लगता है, टाइल्स लगते हैं, कलर लगता है, तो उसे बोलते हैं हम स्टाइलिंग। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे कि CSS कितना ज़रूरी है हमारे वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे ही हम अपने HTML में स्टाइल देते हैं। ठीक है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। बेसिकली इसमें यही लिखा है कि ये हमारे HTML, XML डॉक्यूमेंट टाइप को स्टाइल करने के लिए, उसके लेआउट को, कलर्स को, फ़ॉन्ट्स को, स्पेस को, मतलब पूरी तरीके से हमारे वेब पेज के लुक को दिखाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है? तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि हम इससे अपने रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है? इसमें एनिमेशन, ट्रांजिशंस लगा सकते हैं हम अपने वेबसाइट में। ठीक है? तो आप ओवरऑल समझ गए होंगे कि CSS का बेसिक मतलब क्या होता है। ठीक है, CSS किस लिए इस्तेमाल होता है? हमारे HTML और XML डॉक्यूमेंट टाइप को स्टाइल देने के लिए। ठीक है, लाइक कलर, ये सब, पोजीशन, एनिमेशन, ये सब चीज़ देने के लिए हमारे पास क्या है? CSS। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो। यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल दे रखा है कि किस तरीके से हम स्टाइल लगाते हैं। आपने इसको बहुत देखा भी होगा, जब मैं HTML पढ़ा रहा था और जब मैं इसके प्रोजेक्ट्स बना रहा था HTML के, तब मैंने थोड़ा बहुत स्टाइल भी यूज़ किया था। ठीक है, उसमें भी आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने अपने एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड किया था। चलो थोड़ा सा स्क्रॉल इसको मैं कर देता हूँ आपके लिए। देखो, वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स यही हैं हमारे पास। हमारे पास क्या, पूरे वर्ल्ड में यही चलता है कि आपको HTML, CSS और JS आना ही चाहिए। ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको, चाहे फ्रंट एंड डेवलपर बना दें, चाहे UI UX डेवलपर बना दें, ठीक है? इनके ही मदद से आप बन पाओगे। थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूँ, तो लिख लिया है। चलो फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब CSS में हमने ये तो देख लिया कि CSS क्या होता है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर समझना है हमें कि CSS का एक रूल क्या होता है। ठीक है, रूल समझते हो? नियम, कानून, तरीका। ठीक है, तो आपको इसमें सेलेक्टर्स को यूज करते हुए अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उस एलिमेंट पे आप अपने स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझे बात को? पहला तो नियम ये हो गया कि क्या, कि आपको सेलेक्टर्स इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, क्या इस्तेमाल करने होते हैं आपको? सेलेक्टर्स। ठीक, सेलेक्टर कैसे कैसे होते हैं? देखो, हमारे पास होता है एक टैग सेलेक्टर। ठीक है, टैग बोलो, एलिमेंट बोलो, ठीक है, समझे बात को आप? कि ये जितने भी पी टैग, मतलब पैराग्राफ टैग, जितने भी मेरे वेब पेज में मौजूद होंगे, उन सब पे ये CSS अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बात को आप समझे? CSS कैसे अप्लाई होगी? जैसे हम जैसे हम पी टैग ए, मतलब जितने भी टैग के नाम होते हैं HTML में, उनका नाम इस्तेमाल करते हुए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, तो
उसके अंदर हम अपनी सीएसएस की स्टाइलिंग कर सकते हैं। और वो सीएसएस स्टाइलिंग हमारी कहाँ जाएगी? हमारे सारे उस टैग पे, जितने भी टैग हमने यूज़ कर रखे होंगे पी नाम से, मतलब पी टैग यूज़ कर रखे जितने भी हैं हमने, उन सब पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी जाके, ठीक है? दूसरा टाइप का सिलेक्टर होता है क्लास, कि आप हर एक एलिमेंट को, या फिर जितने भी आप सेक्शंस बना रहे हो, डिविजन्स बना रहे हो, या हेड, बॉडी, नेविगेशन जो भी बना रहे हो आप, उन सबको आप एक क्लास देते हो, ठीक है? उस क्लास का एक नाम रखते हो, ठीक? तो उसी नाम से स क्या डॉट लिख के, डॉट किसको रेफ़र करता है? हमारे क्लास को, ठीक है? तो डॉट रेफ़र करके आगे क्लास का नाम लिखना होता है हमें। जैसे कि मैं क्लास का नाम लिख देता हूँ कंटेनर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? डॉट कंटेनर, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या दूँगा? अपने एलिमेंट को स्टाइल। फिर जितने भी एलिमेंट पे मेरे क्लास यूज़ हो रखे होंगे, वो ऑटोमेटिकली स्टाइल्ड हो जाएँगे, ठीक है? फिर फिर आता है हमारे पास आईडी सिलेक्टर, ठीक है? हैश किसको रेफर करता है? हमारे आईडी को, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि किसी डिवीजन सेक्शन का नाम आप कंटेनर रख सकते हो क्लास नेम के अंदर, ठीक उसी तरीके से एक आईडी आता है जो सबको एक यूनिकनेस देता है कि हाँ, मैं कौन हूँ, वो कौन है और आप कौन हो, इन सबको यूनिकनेस देता है, ठीक है? तो आप उस पे भी अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो। कैसे? हैश आईडी का नाम, कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपके स्टाइल्स, ठीक है? तो दूसरा है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बिना कर्ली ब्रैकेट लिखे ही अपने स्टाइल अप्लाई करना शुरू कर दोगे, वो स्टाइल नहीं लेगा। उसको देने के लिए आपको एक ब्लॉक डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है? एक ब्लॉक डिफाइन करना पड़ता है, ठीक? और कॉलन होता है जो सेपरेट करता है बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग, इसके साथ हम कर सकते हैं, जो कि हम अभी आगे देखेंगे, ठीक? तो हम प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ कैसे-कैसे देखो, प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज कर सकते हैं? लाइक मैंने इस ब्लॉक के अंदर ऐसे लिखा, कलर ब्लू, ठीक है? ये हमारी क्या होगी? प्रॉपर्टी। और ये क्या हो गया? उसकी वैल्यू। इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है, मतलब इस जमीन की ये कीमत है। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है? और एक और रूल कि हाँ, आपको जैसे ही आपका एक स्टाइल प्रॉपर्टी आप खत्म करते हो, उसके बाद आपको सेमीकोलन देना पड़ता है बताने के लिए कि हाँ, मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन मेरी यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है? ओके, चलो आप इसको लिख लो। ओके, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है? देखो, अब आपने सोच देख लिया कि एचटीएमएल के क्या सॉरी सीएसएस के क्या रूल्स होते हैं हमारे पास। सीएसएस होता क्या है? हमने दो चीज हमने ये दो चीज समझ ली, ठीक? अब देखो, हाउ टू यूज सीएसएस इन एचटीएमएल। इसके लिए अगर आपको अपने सीएसएस को एचटीएमएल के अंदर यूज करना है, तो आप किस प्रकार उसको यूज कर सकते हो, चलो देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इनलाइन सीएसएस, ठीक है? इनलाइन मतलब जिस लाइन में अभी आप काम कर रहे हो, उसी लाइन पे आप उसी टाइम सीएसएस अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है? बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक? स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके आप उसको प्रॉपर्टी और वैल्यूज दे सकते हो, ठीक है? प्रॉपर्टीज और वैल्यू, ठीक है? इनलाइन सीएसएस मतलब क्या? जिस लाइन पे अभी आप काम कर रहे हो, उस लाइन पे आप डायरेक्टली स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। दूसरा दूसरा आता है हमारे पास इंटरनल सीएसएस। क्या आता है हमारे पास? इंटरनल सीएसएस। अब आप पूछोगे कि इंटरनल सीएसएस क्या करता है? मैं बताऊंगा। इंटरनल सीएसएस कुछ नहीं, आपके एक ही पेज में, लाइक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पेज के अंदर ही हम एक स्टाइल टैग की मदद से
उसी पेज के अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैंने एक HTML पेज बनाया इधर, ठीक, उसके हेड में मैंने एक स्टाइल टैग यूज करते हुए उसके अंदर सारे स्टाइल्स प्रोवाइड कर दिए। मतलब सेम ही डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने स्टाइल प्रोवाइड कर दिया। उसे हम कहते हैं इंटरनल CSS, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हमने अपने स्टाइल को यूज कर दिया और साथ में HTML को भी यूज कर रहे हैं। ठीक, चलो, उसके बाद आता है हमारे पास एक एक्सटर्नल CSS। कॉर्पोरेट में और कहीं भी हम ज्यादातर एक्सटर्नल CSS ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी एक लिमिटेशन है। इनलाइन CSS की ये लिमिटेशन है कि आपको हर एक लाइन पे जा जाके उसको स्टाइल करना पड़ेगा। ठीक, आपको इंडिविजुअली हर एक टैग पे जा जाके अपना स्टाइल देना पड़ेगा। ठीक है, और चलो, आपने इसको ओवरकम करने के लिए इंटरनल CSS यूज कर लिया, बट इंटरनल CSS की अपनी लिमिटेशंस हैं। आपने वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी कि हाँ, अब इंडिविजुअली जा जाके हर टैग में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा एक स्टाइल टैग का यूज करते हुए उसके अंदर CSS के कोड दे दूंगा। ठीक है, आप ऐसे उसको कोड दे सकते हो। बट यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या? देखो, HTML का कोड छोटा हो सकता है, बट CSS का कोड बहुत लंबा जाता है, बहुत ज्यादा लंबा जाता है। तो हो सकता है कि आपके HTML की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब बहुत ज्यादा वो रोज कवर करने लग जाए। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए एक्सटर्नल CSS। इसमें क्या होता है कि आप एक अलग फाइल बनाते हो डॉट CSS एक्सटेंशन से। ठीक है, उसके अंदर डायरेक्टली आप अपना कोड लिखते हो CSS का। ठीक है, आप CSS का डायरेक्ट कोड उसके अंदर लिख सकते हो अपने नए फाइल में जाके। ठीक, एंड देन जैसे कि मान के चलो, मैंने स्टाइल डॉट CSS नाम से एक फाइल बना ली। इस फाइल के अंदर मैंने कुछ CSS प्रॉपर्टीज दे दी। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैं अपने HTML में जाऊंगा और उसमें एक लिंक टैग प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक टैग से क्या होगा, मैं अपने स्टाइल डॉट CSS वाली फाइल को एक्सेस करके उसका जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो एक्सेप्ट मैं कर लूंगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अपने एक्सटर्नल CSS। यहाँ मैंने कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिखे हैं, वही जो मैंने बताए थे। चलो, अब इसको नोट डाउन करना शुरू करता हूँ। हो गया, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। कोड को लिखना है, कोई नहीं, लिख लेना कोड को। वैसे मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोड नहीं लिख पाए तो कोई नहीं, बट थ्योरी थोड़ी लिख लो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लिया करो। ओके, आई होप आपने इसको लिख लिया। आगे बढ़ी थोड़ा। चलो, तो देखो, हमने काफी कुछ समझ लिया CSS के बारे में। क्या क्या तरीके होते हैं उसको इस्तेमाल करने के, कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके नियम कानून होते हैं। ठीक है, चलो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ये है टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, कि हम अपने एलिमेंट्स को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत तरीके हैं सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और कईयों का तो हम बहुत बार इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक सेलेक्टर्स पे। ठीक, अब एक सेकेंड, अब बेसिक सेलेक्टर में आपका क्या आता है,
बेसिक सेलेक्टर में एक आता है सबसे पहले यूनिवर्सल, एक सबसे आता है एक यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मतलब अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो और इसमें जो भी प्रॉपर्टी आप दे रहे हो वो आपके पूरे वेब पेज पे लग जाएगी, वो आपके पूरे वेब पेज पे लग जाएगी। तो जब भी आप यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप दोगे वो थोड़ा सोच समझ के देना, क्योंकि एक बार आपने उसमें दे दिया तो वो स्टाइल सीधा लग जाएगा आपके पूरे वेब पेज पे। तो जो भी स्टाइल दोगे वो पूरे वेब पेज को ध्यान में रखते हुए देना, ठीक है। तो उसे कहते हैं, देखो उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सा, आप एक ब्लॉक लिखोगे, कोई इसके आगे टैग या एलिमेंट नहीं लिखना, सिंपल सा ब्लॉक लिखो और उसके अंदर प्रॉपर्टी दे दो, और ये सब पे सबसे टॉप पे लिखना ताकि सबको दिखे कि पूरी बॉडी पे कौन सी सीएसएस लग रही है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है हमारे पास एक टैग एलिमेंट, मतलब किसी भी टैग का नाम लिखो और उस पर सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ठीक है। कोई भी एक टैग टैग का नाम लिखो जिसमें आपको प्रॉपर्टी देनी है, तो उस आपके वेब पेज में जितने भी उस टाइप के टैग होंगे उन सब पे एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एक बताया था मैंने आपको क्लास सेलेक्टर, कि आप एक डॉट लगा के क्लास को रेफर करके क्लास का नाम लिख के उसके अंदर प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सिंपल। ये हो गया आपके 3 टाइप के सिलेक्टर। और चौथा हो गया आपका आईडी सिलेक्टर, कुछ नहीं, आईडी रेफर, हैश से आप आईडी रेफर करके आप आईडी का नाम देके उस पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, सिंपल। अब उसके आता है हमारे पास कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। इसमें क्या होता है कि हम कई सारे टैग्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। लाइक देखो ऐसे, पहला कि डिव के अंदर, सॉरी देखो, लाइक कि आप एक डिव टैग के अंदर एक हमारे पास p नाम का टैग मौजूद है और उस पे सारी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप सीधा बता सकते हो, एक पाथ दे सकते हो, बेसिकली एक पाथ आप बताते हो कि जितने भी हमारे पास डिव्स हैं उसके अंदर जितने भी डिव्स के अंदर p टैग यूज हो रहा है उसके अंदर आप जाके कलर रेड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। कि आप एक पाथ उसको दे रहे हो कि पहले आप डिप पे जाओ, डिप के बाद आप p टैग पे जाओ, ठीक। उसके बाद आता है चाइल्ड सेलेक्टर। इसमें क्या होता है कि आप एक टैग के अंदर जाके उसका चाइल्ड फाइंड करते हो, चाइल्ड टैग, और उस चाइल्ड टैग के अंदर अपने स्टाइल अप्लाई करते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पहले टैग के चाइल्ड को ही आप प्रॉपर्टी दोगे। तो मान के चलो इस टैग के अंदर ये टैग है और इस टैग के अंदर एक और टैग है, तब सिर्फ इसी टैग पे लगेगा, इसके अंदर वाले टैग पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यूएल का डायरेक्ट चाइल्ड बनेगा हमारा एल आई, इसीलिए आप आप उसके चाइल्ड पे सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो किसी भी टैग के, ठीक है। तो आप देखो, आप प्लस साइन यूज करके आप दो प्रॉपर्टीज को कंबाइन दे सकते हो, ठीक है। कंबाइन दे सकते हो कि हाँ दोनों में सेम ही प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी, ठीक है। देखो उसके बाद आता है हमारे पास जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब ये क्या करता है, आप इसके एक आ, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टर, जो भी इसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस के लैंग्वेज में, आप इसको लगा के अपना जनरल सिबलिंग यूज कर सकते हो। ये भी कुछ हमारे एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर की तरह ही काम करता है, ठीक है, बट ये पूरे सिबलिंग्स पे काम करेगा, ठीक है। आपने आई होप इसको भी लिख लिया होगा, चिंता मत करो, ये सब मैं बताऊंगा नहीं, अभी तो आपको थोड़ी थ्योरी लिखा रहा हूँ, बाद में हम इसका प्रैक्टिकल भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब थोड़े से ना एडवांस लेवल के सिलेक्टर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप सीधा आप एट्रीब्यूट पे भी जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे?
बस टाइप यहाँ दो, एट्रीब्यूट का टाइप यहाँ आप दोगे और उस पे जाके सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे। लेकिन याद रखना कि आप सीधा किसी भी एट्रीब्यूट को, जैसे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट, एक 3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उसके अंदर हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिए थे, तो आप सीधा उनमें से किसी एक एट्रीब्यूट को पकड़ के डायरेक्टली उस पे स्टाइल भी दे सकते हो। ठीक है? कि आपने ये तो देख लिया क्लास को पकड़ के कैसे करते हैं, आईडी को पकड़ के कैसे हम करते हैं, टैग को पकड़ के हम कैसे करते हैं, बट अब आप एट्रीब्यूट को भी पकड़ के आप उसके अंदर प्रॉपर्टी, स्टाइल की प्रॉपर्टी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है? और साथ में इसका एक और तरीका है कि अब आप उस एट्रीब्यूट पे, अगर आप उसके अंदर बताते हो कि एक इनपुट टैग है, ठीक है? उस इनपुट एक इनपुट टैग है, उसके अंदर आपने उसके अंदर आपने टाइप लिखा है टेक्स्ट, तो सिर्फ टाइप टेक्स्ट वाले एट्रीब्यूट्स पे ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है? टाइप टेक्स्ट वाले एट्रीब्यूट पे ही आपके ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगे। ठीक है? तो देखो, अब आप ये भी दे सकते हो कि भैया मेरे एट्रीब्यूट की वैल्यू पे आप अ, उसको प्रॉपर्टी दे दो। कैसे? मान के चलो आपके पास एक ए टैग है, उस ए टैग के अंदर आप href यूज करते हो ना, रेफरेंस लिंक। ठीक है? ए टैग के अंदर, आप एंकर टैग के अंदर आप एक href यूज करते हो, तो उसमें ये बोलेगा, आप एक अपर लगा के इक्वल टू दोगे, मतलब जिसका भी स्टार्टिंग HTTPS से होगा, मतलब जो भी आप उसमें नाम दोगे उससे होगा, उसमें ये ग्रीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। सिंपल। सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है? अब उसके बाद आप बताओगे कि हाँ, आप ये भी बोल सकते हो, जैसे आपने स्टार्टिंग पकड़ा कि भैया कि जो भी एट्रीब्यूट के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी, मैं कोई भी एक टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट देता हूँ, उस एट्रीब्यूट के अंदर जो भी मैं एक वैल्यू पास करता हूँ, उस वैल्यू में जो भी फर्स्ट लेटर्स होंगे, वो अगर ऐसे मैच होंगे, तो उसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपको ये फाइंड करना है कि लास्ट लेटर मैच हो, तो आप डॉलर इक्वल लगा के फाइंड आउट कर सकते हो कि जिसके पीछे भी डॉट जेपीजी लगेगा, उन सब पे ये प्रॉपर्टीज आप प्रोवाइड कर दो। ठीक है? ठीक है? तो अब आप ये भी कर सकते हो, जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेन्स, कि देखो जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं, तो उसके अंदर नेम टैग यूज हो रहा है और उसके अंदर यूजर्स हम दे रहे हैं ना, तो उन सब पे ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। ठीक है? आई होप आपने सब लिख लिया। चलो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आता है हमारे पास सूडो क्लासेस। ये थोड़ा सा उससे ऊपर चीज है। क्यों? क्योंकि हम इस पे अलग अलग इफेक्ट्स डालना शुरू करते हैं और सिलेक्शन शुरू करते हैं। अब ये ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो ये सारे देखो, फर्स्ट चाइल्ड, एंड चाइल्ड, नॉट सेलेक्टर, इससे हम उसको सेलेक्ट ना करके बाकी सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो जाता है। ठीक है? तो सूडो एलिमेंट्स मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा आपको एज कम्पेयर टू दिस। तो बाकी एक लास्ट सेलेक्टर बता देता हूँ जो इजी है, ग्रुपिंग सेलेक्टर। इसमें आप मल्टीपल स्टैक को एक साथ दे सकते हो बाय कॉमा यूज करके, कि और इसमें भी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। सिंपल। बट ये दो हैं सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या, इसको देखेंगे और तब पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल ये आपके लिए थोड़ा सा एडवांस है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अभी तो थ्योरी चली है।